हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 13 है। इससे पहले मैं 12 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। DSSB के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मैं उसके सारे ऑप्शन को आपके साथ अच्छे से डिस्कस करती हूँ। और DSSB के साथ साथ ये सेशन PGT कॉमर्स के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर NVS KVS का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो रिलेटेड टू कॉमर्स, सबके लिए ये सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है यहाँ पे, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 66, और ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 65 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। इफ़ वी हैव अ पॉपुलेशन साइज 4500 यूनिट एंड वी वांट टू सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 500 यूनिट, देन द रेशियो इज़। अगर पॉपुलेशन साइज है 4500 यूनिट का एंड हमें सैंपल सिलेक्ट करना है 500 यूनिट का, देन द रेशियो इज़। अब आप बताइए यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 9.2, 9, 9.3 या फिर 9.4। तो देखो रेशियो किस तरीके से निकालोगे, आप पॉपुलेशन के साइज को ऊपर रखोगे और सैंपल साइज को नीचे रखोगे, राइट। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 4500 को 500 से, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वाला भी 5 से 45 को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A coin is tossed 4 times. What is the probability of getting exactly 2 head? एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स मिलेंगे। ऑप्शंस आर 2/8, ये 1/8 होगा, 2/8, 1/8, 3/8 या फिर 4/8। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड जो कॉइन से रिलेटेड केस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक तभी बेटर रहेगा आपको आंसर बताना। तो देखो कॉइन के केस में अगर बोलता है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली या फिर 1 कॉइन टॉस 2 टाइम, 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालो, जो केसेस होते हैं वो आपके सेम ही रहते हैं। इस केस में नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो जाता है, सॉरी ये 4 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और वो 4 केसेस क्या होते हैं, या तो दोनों पर हेड आए, या फिर पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पर टेल, या फिर फर्स्ट पर हेड टेल और दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल आए। ये 4 केसेस हमारे बनते हैं। ओके, फिर इसी में केस आता है कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली एंड 1 कॉइन टॉस 3 टाइम, 3 कॉइन को एक साथ उछाले या फिर एक कॉइन को 3 बार उछाले, इक्वल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है 8। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने आउटकम होते हैं टोटल, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर वो कर दो जितनी बार आप एक सिक्के को उछाल रहे हो या फिर आप जितने सिक्के को उछाल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सिक्के को उछाल रहे थे ना, 2 सिक्के को, सॉरी, तो 2 की पावर 2 करा 4 आ गया ये यहाँ पे, है ना। 3 सिक्के को उछाले तो 2 की पावर 3 करा 8 आ गया ये। और वो 8 केसेस कौन से होते हैं, ये वाले, ये 8 केसेस होते हैं। अब आप इनको लिखोगे कैसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको लिख के देखना पड़ेगा, ऐसे आपको डायरेक्टली आंसर तो नहीं पता ना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है जो मैंने निकाला है कि देखो 4 बार हेड लिख दो। यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, 4 बार हेड लिखो फर्स्ट लाइन में और 4 बार टेल लिख दो। 8 केसेस है ना, हाफ कर दो इसको 4 और 4 में, ठीक है। 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखें आप यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लाइन की बात करते हैं, अब 4-4 बार लिख लिया ना, फिर इसको डिवाइड करो। अब की बार 2 बार हेड और 2 बार टेल, ये देखो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, इस तरीके से लिखते जाओ इनको भाई, ठीक है। फिर थर्ड लाइन की बात करते हैं, फिर और आधा कर दो, 1 बार हेड और 1 बार टेल, तो देखो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये हमारे 8 के 8 आउटकम्स बन गए और ये गलत नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई और भी होता है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, अदरवाइज 8 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहा था ये 4 कॉइन्स की, तो 4 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली या फिर 1 कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स।
हमारे जो नंबर ऑफ़ आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं 16, क्योंकि आप 2 की पावर 4 करोगे तो नंबर ऑफ़ आउटकम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब वो 16 आउटकम क्या होते हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देखो। फिर वही करना है आपको, अगर 16 केस बनाने हैं तो 8 बार आप हेड लिखो और 8 बार टेल लिखो। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, देखो 8 बार हेड और 8 बार टेल। फिर सेकेंड लाइन में इनको 4 में डिवाइड कर दो, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल यहाँ पे, फिर 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल। उसके बाद थर्ड लाइन में इनको 2 में कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, इस तरीके से आप करते जाओ, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन में एक बार हेड 1 बार टेल। इसको करके देखना, इजीली हो जाएगा आपसे। ये हमारे केसेस आ गए, किसके केस में 4 कॉइन के केस में। और अब हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये फेवरेबल और टोटल क्या होता है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था एग्जैक्टली 2 हेड, 4 कॉइन के केस में एग्जैक्टली 2 हेड पूछा था। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है, आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा एग्जैक्टली 2 हेड कितनी बार में आया हुआ है। अब फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे तो 4 बार हेड है, इसको नहीं लेंगे हम, है ना। यहाँ पे भी 3 बार हेड है, ये भी 3 बार हेड है, इनको नहीं लेना। जहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड है ना, उनको लेना है। तो फोर्थ वाला केस देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड है, एक इसको ले लिया हमने, फिर एक यहाँ पे भी 2 हेड है, ये भी 2 हेड है, ये नहीं, ये 2 हेड है आपका, ये 2 हेड है और ये 2 हेड है। इनके अलावा कोई और केस नहीं है। तो ये टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए जहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपका 6 हो गया, ओके। और टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 16 है, तो ये 16 हो गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 2/16, और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/8। सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, 6/16 है, सॉरी 6/16। और इसको जब कैंसिल करोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 6/16, इसको कैंसिल करोगे 2 से 2 3 6 और 2 8 16, 3/8। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3/8। और ये अगेन 1/8 लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में। तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कॉइन वाली होती है आपको समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी कैसे यूज़ करना है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथेसिस को हम इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑप्शंस आर स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन, अ टूल ऑफ कैलकुलेशन, अ टूल ऑफ ऑडिटिंग, या फिर टूल ऑफ प्रोडक्शन। तो ना तो ये कैलकुलेशन का टूल होता है, अदर टेस्ट लगाते हैं हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वो टूल अलग लगाते हैं। टूल ऑफ ऑडिटिंग भी नहीं होता और टूल ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होता। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन, और वो स्टेटमेंट भी कैसी होती है, टेंटेटिव या फिर आइडियल होती है। आइडिया लगाते हैं, हमें गैस लगाते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और अ आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन। पढ़ लेते हैं इसको। स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली करेक्ट हो गई। एंड hypothesis is an idea or explanation that you then test through the study or experiment। आप एक पॉपुलेशन के लिए एक अपना एक्सप्लेन करते हो या फिर एक गैस लगाते हो, आइडिया देते हो एक अकॉर्डिंग एज पर द पॉपुलेशन, और फिर उसको टेस्ट करते हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, वो क्या है हमारा हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर टूल ऑफ मेजर वेरिएशन ऑफ द आइटम। कौन से टूल होते हैं वेरिएशन को मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है मीन, सेकंड इज डिस्पर्जन, थर्ड इज मोड एंड फोर्थ इज हाइपोथेसिस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होता है। यहाँ पे वेरिएशन क्या होता है, जो डाटा के अंदर हमें शो करता है कि एक आइटम दूसरे से कितना डिफरेंट है या फिर उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ किससे मेज़र होती है, ये मेज़र होती है डिस्पर्जन से, क्योंकि जो मीन है आपका ये तो सिंपल एवरेज होता है। मोड क्या होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और हाइपोथेसिस तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, अभी हमने पढ़ा। ये क्या है, एक गैस स्टेटमेंट है, यानी कि एक आइडिया आप लगा रहे हो, गैस करो अबाउट द पॉपुलेशन, वो होता है हाइपोथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्पर्जन इज आर राइट ऑप्शन। अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन इज हाउ मच समथिंग डिफर फ्रॉम अनदर। जो आपको डाटा दिया होता है ना, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है, ये वेरिएशन में हमें पता चलता है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स में बात करें, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन शोज द स्कैटरिंग ऑफ द डाटा। मतलब जो डाटा है ना आपका, वो एक दूसरे से कितना स्कैटर है, कितना फैला हुआ है, ये शो करता है डिस्पर्जन।
इट टेल्स द वेरिएशन ऑफ द डाटा, और डिस्पर्सन किसके बारे में बात करता है, वेरिएशन के बारे में बात करता है, फ्रॉम वन अनदर एंड गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। तो ये हो गया वेरिएशन एंड डिस्पर्सन। अब क्वेश्चन में मीन भी दिया हुआ था हमें, वो बात कर रहा है अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल आपका एवरेज होता है, आपको डाटा दिया हुआ है, आप उसका एवरेज निकालिए, वही क्या है, अरिथमेटिक मीन है। सिंपली हम क्या करते थे, सारी ऑब्जर्वेशन को सम कर दिया और अपॉन में जितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे हमने उस नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होता था। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट इज कॉल्ड द मोड। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। एक प्रिंसिपल है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसके साथ रिलेट करता है? ऑप्शंस आर डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिविजनलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो सारे ऑप्शन ही ना थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं आपस में, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सी होती है हमें इन ऑप्शंस में, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये किसके अंदर आता है, डेलीगेशन के अंदर आता है। इट इज़ द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डेलीगेशन, और हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। डेलीगेशन का मतलब होता है, डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, नॉर्मली फ्रॉम अ मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, एक पावर अपने सुपीरियर से, जो इमीडिएट सुपीरियर है ना, वो ट्रांसफर कर रहा है किसको, सबऑर्डिनेट को, टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। डेलीगेशन क्या है कि आप एक पर्सन को, अगर आप उसको आंसरेबल करना चाहते हैं तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। जब तक अथॉरिटी नहीं दोगे तो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करोगे, और वो आपके लिए आंसरेबल भी नहीं होगा। तो क्या करता है, कोई अगर पर्टिकुलर टास्क असाइन करते हो तो उसके साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इस काम को, बस हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, कि जो आपने जॉब असाइन की है आप उसको क्लियर कर डिफाइन करें कि एग्जैक्टली वो जॉब है क्या, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी है या अथॉरिटी दी है वो उसको कैसे करेगा जब तक उसको आइडिया नहीं होगा उस जॉब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब एक जो मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी असाइन कर रहा है ना, वो सिर्फ उसी को आंसरेबल होगा। ऐसा नहीं है कि सारे आके उसके बॉस बन जाए और बोले कि तुमने हमारे हिसाब से काम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है, एंड ये एक प्रिंसिपल भी है फियोल के, जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल है उसका ये एक प्रिंसिपल भी है, यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड। एक जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसका भी एक प्रिंसिपल है कि आप उसको भी करते हो कि इस तरीके से अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना वो क्लियर कट होनी चाहिए, और जहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना आप उसी के लिए आंसरेबल होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर कट होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो क्वेश्चन में बात हो रही थी, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ये प्रिंसिपल बोलता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ लेबल प्रिंसिपल, यानी कि जो सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल है उनके एक लेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी कुछ भी असाइन कर दिया। सेवंथ इज द स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर से बात करनी है तो उसको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ता है, ये स्केलर चेन होता है ना। अगर आपको यहाँ पे किसी से भी बात करनी है तो आपको इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा, ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो एक चेन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी किसी से भी जाके बात कर रहा है जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है या नहीं की है, आप किसी से भी डिस्कस कर रहे हो, नहीं, तो यहाँ पे ये चेन फॉलो होनी चाहिए, ये बोलता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि जब एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर देता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसके साथ साथ, तो उसको बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक टर्म थी ऑप्शन में ही आपके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है,
It is the process by which an activities of an organization, particularly those regarding to planning and decision making, देखो टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की, are distributed और delegated away from the central authority to location और ग्रुप। मतलब कि क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो आपकी टॉप अथॉरिटी के पास पावर होती है ना, उसको आप नीचे डिसेंट्रलाइज कर देते हो, जो नीचे आपके मैनेजरियल लेवल होते हैं ना, आप उनको भी पावर असाइन कर देते हो। और डेलीगेशन में क्या हो रहा था, एक जो आपका सुपीरियर है वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रही है नीचे बाकी के मैनेजरियल लेवल्स पर। यहाँ पर डिफरेंस है, इन डेलीगेशन द फाइनल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद द टॉप एग्जीक्यूटिव। डेलीगेशन के केस में जो आपका ओवरऑल कंट्रोल होता है ना, वो टॉप एग्जीक्यूटिव के पास ही रहता है। वाइल इन डिसेंट्रलाइजेशन द पावर ऑफ द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द यूनिट हेड टू विच द अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड। और डिसेंट्रलाइजेशन के केस में होता है कि जो अब आपने लोअर लेवल पर अपनी पावर को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया ना, उन्हीं के पास वो पावर रहेगी। लेकिन डेलीगेशन में ऐसा नहीं होता, पावर सारी टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास ही रहती है। एक ऑप्शन में था आपके डिविजनलाइजेशन, इट इज़ द सिचुएशन वेयर द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस एरियाज आर गिवन अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी ओवर द डिसीजन मेकिंग। जैसे आपके डिफरेंट एरियाज होते हैं, आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो तो आप प्रोडक्ट के हिसाब पे भी एरिया डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके अलग अलग जगह पे ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, तो आप उनके हिसाब से वहाँ का जो हेड है उसको आप डिवीज़न के हिसाब से अथॉरिटी असाइन कर सकते हो या फिर ऑटोनॉमी असाइन कर सकते हो। तो ये डिविजनलाइजेशन उसकी बात करते हैं, इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, जो अलग अलग डिवीजन्स हैं वहाँ पे जो उसका हेड है उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना। दे आर गिवन द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू द सीनियर मैनेजमेंट। और वहाँ के जो हेड होते हैं उनको ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन खुद से ले सके, बार बार सीनियर मैनेजर को कंसल्ट ना करना पड़े। द बेसिस ऑफ डिविजनलाइजेशन मे बी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विस और जियोग्राफिकल एरिया एंड सो ऑन, जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। नेक्स्ट एक ऑप्शन में था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, देखो फ्रीडम से रिलेटेड है ये एक वर्ड। इन द वर्क प्लेस रेफर्स टू हाउ मच फ्रीडम एम्प्लॉय हैव वाइल वर्किंग। ऑटोनॉमी का मतलब आप अपने एम्प्लॉय को कितनी फ्रीडम प्रोवाइड कराते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे एम्प्लॉय के सर पे ही खड़े रहते हो जब तक वो काम कर रहा होता है, या फिर उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहे हो। फ्रीडम प्रोवाइड कराने की, वो अपने अकॉर्डिंग, आपने टास्क असाइन कर दिया ना, अब वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, बस आपको बेस्ट रिजल्ट ला के दे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। For some organization, autonomy means employees are allowed to set their own schedules. In the other organization, autonomy means employee can decide how their work should be done. मतलब खुद भी डिसाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ कि उनको काम कैसा करना है, या फिर अलाउ कर सकते हैं, अपना शेड्यूल खुद से बना सकते हैं कि इस शेड्यूल को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप जितना अभी हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी यहाँ पे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि वीडियो अच्छी लग रही है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।